अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सी गलती कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, फ्लैट अपनी वाइफ के नाम लेते हैं और मान लेते हैं कि इस फ्लैट से कोई भी इनकम, चाहे रेंटल इनकम हो चाहे वो कैपिटल गेन्स हो, वो वाइफ की ऑटोमेटिकली मानी जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी किसके नाम पे है सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। इनकम टैक्स एक्ट का प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है। जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो उस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम, चाहे रेंटल इनकम हो चाहे कैपिटल गेन्स हो, उसी पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो आइए इनकम टैक्स के इस क्लबिंग के प्रोविजन को समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। मिस्टर ए अपने फंड्स यूज करके अपनी वाइफ के नाम पे एक फ्लैट लेता है, उसको रजिस्ट्रेशन कराता है और फिर उसको लेट आउट करता है विद मंथली रेंट 1,25,000 और ईयरली रेंट 15 लाख। फिर मिस्टर ए को लगता है कि अब तो ये प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की है और इसकी जो भी रेंटल इनकम होगी वो उसकी वाइफ की होगी, और फिर वो उसकी आईटीआर में रेंटल इनकम डिस्क्लोज करता है और फाइल कर देता है। और बस यही वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के सेक्शन 99 में ये क्लियरली मेंशन है, अगर हस्बैंड अपने फंड से अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है और रजिस्ट्रेशन कराता है तो उस प्रॉपर्टी पर आने वाली इनकम हस्बैंड की इनकम में क्लब होगी। इसका मतलब जिसने पैसा लगाया उसी की इनकम मानी जाएगी। बस एक बात ध्यान रखना, प्रॉपर्टी पेपर्स पे वाइफ का नाम होने से टैक्स प्लानिंग नहीं होती। सोर्स ऑफ फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसलिए प्रॉपर्टी परचेज से पहले उसका टैक्स इंप्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को सेव करना ना भूलना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।